तेजेंद्र भारद्वाज। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, और हमने ये देखा उसका अर्थ क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। और प्रकारों के बारे में हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इसमें भी पेरिफेरल मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने दो प्रकार देखे, सोमैटिक और ऑटोनॉमस। जिसमें सोमैटिक अर्थात पराधीन तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने देखा कि उसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं, और क्रेनियल नर्व्स की संख्या होती है 12 जोड़ी और स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है 31 जोड़ी। आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमस की और उसके बाद में चलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन से और मेरुरज्जु से। तो फिर हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑटोनॉमस से। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, मतलब उसको कहा जाता है एएनएस, मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और इसी को कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों जैसे हमने सोमैटिक की बात की थी, पराधीन की बात की थी, और पराधीन की परिभाषा हमने क्या दी थी कि जो सिग्नल सीएनएस से कहां तक जाते हैं? ऐच्छिक अंगों तक। ऐच्छिक अंग मतलब जिन पर हमारा नियंत्रण हो, उनको सोमैटिक कहा जाता है, पराधीन कहा जाता है। और स्वायत्त की जब बात आती है तो हम कह सकते हैं कि जब सिग्नल सीएनएस से मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सीएनएस का मतलब सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कहां तक जाते हैं? अनैच्छिक अंगों तक, अनैच्छिक अंगों तक जाते हैं या अंगों तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है। और अनैच्छिक अंग कौन कौन से होते हैं? अनैच्छिक अंग मतलब जैसे कि हमारी किडनी होगी, हमारा हार्ट हो गया, हमारे लिवर हो गया, ठीक है ना, लंग्स हो गए, ये सारे हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम हार्ट को नहीं कह सकते कि 2 मिनट के लिए ब्लड पंप मत करो, ठीक है ना। हम किडनी को नहीं कह सकते कि आप फिल्ट्रेशन मत कीजिए, प्योरिफिकेशन मत कीजिए ब्लड का। तो ये है अनैच्छिक अंग। इससे किसका निर्माण होता है? इससे स्वायत्त तंत्रिका का निर्माण होता है। मतलब सिग्नल सीएनएस से अनैच्छिक अंगों तक पहुंचते से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसके भी दो भाग होते हैं। जो ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमस के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं अनुकंपीय। सिंपैथेटिक को क्या कहा जाता है? अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और पैरासिम्पैथेटिक को क्या कहता है? परानुकंपीय, परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। और इन दोनों का एक दूसरे के विपरीत कार्य होता है। मतलब इसका क्या कार्य होता है? इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करता है? एक्साइट करने वाले मतलब उत्तेजित करने वाले सिग्नल भेजता है, सेंड करता है। उत्तेजित करने वाले सिग्नल, उत्तेजित करने वाले सिग्नल, सिग्नल सेंड करता है। अब उत्तेजित करने वाले सिग्नल सेंड कैसे करता है ये? मान लीजिए कि दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, ठीक है। तो दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया तो उनके बीच में उनको गुस्सा आएगा, और जैसे ही गुस्सा आया तो ये क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? ये सिग्नल सेंड करेगा कि भैया गुस्सा आ रहा है, आप जो है किसको, बीपी को बढ़ाओ, ठीक है, हार्ट बीट को बढ़ाओ, ठीक है ना। ये ऐसे उत्तेजित करने वाले। और जैसे मान लीजिए इमोशनल हो गया कोई आदमी, तो इमोशनल में बीपी को कम कर देगा ये, ठीक है, और हार्ट बीट को कम कर देगा। तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है? यह शांत करने वाले सिग्नल सेंड करता है। जैसे कि ये बीपी को बढ़ा रहा था, ये बीपी को कम कर देगा, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है? शांत करने वाले सिग्नल सेंड करता है, करने वाले सिग्नल सेंड करता है। ये परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र की बात हो गई, ठीक है ना। और इन दोनों से मिलकर कौन बनता है? ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनता है। अब बात करेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रेन की, और उसके बाद में बात करेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड की या मेरुरज्जु की।
आता है ब्रेन। बात करते हैं ब्रेन की। तो दोस्तों हमने कल देखा था, कल कहा था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जिसका दिमाग, जिसका ब्रेन जो है, मस्तिष्क सबसे विकसित होता है तथा जटिल होता है और इसका आयतन सबसे अधिक होता है। इस वजह से इस मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। तो ब्रेन के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, इसकी स्टडी को पहले हम इसके 2-3 फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि ब्रेन कैसा होता है, ठीक है ना, किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो इसकी स्टडी को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इसको कहा जाता है, इसकी स्टडी को। और इसका वेट कितना होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वेट होता है 1350 ग्राम से, मतलब 1350 ग्राम से 1450 ग्राम इसका वेट होता है। फिर दूसरे फैक्ट की बात करेंगे कि इसका जो अगला फैक्ट है कि इसका वेट, जैसे हमने बात की 1350 से 1450 ग्राम होता है, मतलब टोटल अगर ह्यूमन बॉडी है उसका जो वेट है उस वेट का 5% मस्तिष्क का वेट होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं शरीर के कुल भार का 5% भार किसका होता है, मस्तिष्क का होता है, मतलब ब्रेन का होता है, ब्रेन का, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है इसका, क्योंकि हमने देखा कि जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है और उस ऑक्सीजन का यूज करके जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं श्वसन करती हैं, मतलब ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म करती है और हमको एनर्जी प्रदान करती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, शरीर में उपस्थित कुल ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का 20% भाग जो है केवल और केवल मस्तिष्क के द्वारा यूज किया जाता है, केवल मस्तिष्क के द्वारा यूज किया जाता है, मस्तिष्क द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में फिर तीसरा फैक्ट हम देखेंगे दोस्तों, जैसे हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट की एक्टिविटी को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईसीजी का, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसी प्रकार ब्रेन की एक्टिविटी को जांचने के लिए, ब्रेन की एक्टिविटी की जांच करने के लिए, ब्रेन की एक्टिविटी को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईईजी का। ईईजी मतलब इसकी फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है ना। और ये एन्सेफेलो वर्ड जो है वो ब्रेन से संबंधित ही है, जब अपन इसके ब्रेन के टाइप्स देखेंगे उसमें ये एन्सेफेलो वर्ड आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, पढ़ते हैं ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो ब्रेन की संरचना होती है वो किसके समान होती है, अखरोट के समान, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन मतलब मस्तिष्क की संरचना कि किस प्रकार का हमारा मस्तिष्क होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, इस प्रकार से ये हो गया सेरेबेलम और इस प्रकार से निकला हुआ होता है, और ये हो गया मेडुला ओब्लांगेटा। तो दोस्तों जो मस्तिष्क के सबसे ऊपर एक आवरण पाया जाता है, कपाल जो हम कहते हैं, जब हमने कंकाल तंत्र की बात की थी कि सबसे ऊपरी पोर्शन जो होता है दैट इज क्रेनियम, और इसको कहा जाता है क्रेनियम, और ये हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और इस कपाल के नीचे ही हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है दोस्तों। फिर मस्तिष्क के ऊपर चारों तरफ संयोजी ऊतक की बनी 3 झिल्लियां पाई जाती है, 3 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं चारों ओर या मस्तिष्क के चारों ओर संयोजी ऊतक की 3 झिल्लियां, संयोजी ऊतक की 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मेनिनजेस कहा जाता है, ठीक है, मेनिनजेस। और इन 3 झिल्लियां जो होती हैं, मतलब 3 परत हैं, 3 लेयर्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं उनकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से एक लेयर हो गई, ठीक है, फिर ये दूसरी लेयर हो गई, और
फिर ये तीसरी लेयर होगी। इस प्रकार से 3 लेयर्स पाई जाती हैं। जो सबसे बाहरी होती है, सबसे पहली, उसको कहा जाता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक है, या फिर इसको क्या कहा जाता है हिंदी के अंदर, दृढ़ तानिका, ठीक है। फिर दूसरी होती है जिसे क्या कहा जाता है, अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड, या इसे कहा जाता है जाल तानिका, ठीक है दोस्तों। जो तीसरी होती है, थर्ड, जिसको कहा जाता है पायामेटर, पायामेटर, या फिर इसको कहा जाता है मृदु तानिका, ठीक है। और इसमें देखें डायग्राम में, तो डायग्राम में कहां कहां होती है, जो आउटर लेयर होती है उसको कहा जाता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। जो दूसरे नंबर की होती है इसे कहा जाता है अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड, और जो तीसरी होती है उसको कहा जाता है पायामेटर। और अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इस प्रकार से ये हमारा क्रेनियम हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। और उसके बाद में सबसे पहली लेयर आ गई जिसको ड्यूरामेटर कहा जाता है, फिर एक गैप होता है इसके बीच में, फिर दूसरी लेयर आ गई जिसे कहा जाता है अरेक्नॉइड, और फिर तीसरी लेयर इससे जुड़ी हुई होती है, वो इस प्रकार से होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, ये तीसरी लेयर होती है जिसे कहा जाता है पायामेटर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, पायामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में, क्या लिख सकते हैं, अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है, तो मैं लिख देता हूं अरेक्नॉइड व पायामेटर के बीच में, मेटर के बीच एक द्रव भरा हुआ होता है, द्रव भरा हुआ होता है। उस द्रव को क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, उसको कहा जाता है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, या इसको कहा जाता है इंग्लिश में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इस द्रव का क्या कार्य होता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव का क्या कार्य होता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यह शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। मतलब अगर मान लीजिए हमारे सिर पे चोट लगती है, तो चोट लगने पर ये क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम कह सकते हैं बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। पहला कार्य तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, दूसरा कार्य क्या है इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, कि हमारा जो ब्रेन है उसको मॉइस्चर प्रदान करता है, मतलब नम बनाए रखता है या नमी देता है इसमें। तो ये कह सकते हैं मस्तिष्क को नमी या नम बनाए रखता है, नम बनाए रखता है, ठीक है। अगर दोस्तों ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है या प्रमस्तिष्क मेरु द्रव है, इसकी यदि अधिकता हो जाए, ठीक है ना, यदि ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस में क्या होता है, जो मेनिंजेज होती है, मतलब हमारी ये 3 जो लेयर्स होती हैं जिसमें दृढ़तानिका, जालतानिका और मृदुतानिका, मतलब ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर, इनमें क्या होता है, सूजन हो जाती है, और उसी को कहा जाता है दिमाग का बुखार या फिर मस्तिष्क का बुखार। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस द्रव की अधिकता से, द्रव की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, और इसी को कहा जाता है, देखो आइटिस का मतलब क्या होता है, सूजन होती है, मस्तिष्क में सूजन, और इसी को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क का बुखार, मस्तिष्क का बुखार, ठीक है ना। ये बात हो गई कि इनकी 3 लेयर्स हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। उसके अंदर एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब पढ़ते हैं इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। मस्तिष्क के 3 भाग, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, फिर होता है मिड ब्रेन, मतलब मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। उनके बारे में बात करेंगे अभी। तो सबसे पहला जो भाग होता है
देखिए मस्तिष्क के 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के भाग, ठीक है। पहला होता है जिसको कहा जाता है फोर ब्रेन, या इसी को कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहा जाता है प्रोसेनसेफेलॉन, ठीक है। फिर दूसरा होता है जिसको मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है मिड ब्रेन, या फिर इसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क। और इसी का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं मेसेनसेफेलॉन, ठीक है। फिर जो तीसरा होता है, तीसरा पार्ट मतलब सबसे पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, या इसी को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क, और इसी का नाम होता है रोम्बेन सेफेलॉन, ठीक है ना। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। पहले फोर ब्रेन की बात करेंगे, फिर मिड ब्रेन की बात करेंगे, फिर हिंड ब्रेन की बात करेंगे। फोर ब्रेन की बात करेंगे तो फोर ब्रेन के टाइप्स की बात करेंगे, इसमें भी 3 टाइप कौन कौन से होते हैं। फिर मिड ब्रेन की बात करेंगे, फिर हिंड ब्रेन की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम स्पाइनल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की, जिसको अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे अग्र मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, या लिख देता हूं मैं अग्र मस्तिष्क, या इसको यहां लिख दें फोर ब्रेन, जो आगे वाला हिस्सा होता है और सबसे बड़ा हिस्सा ये होता है फोर ब्रेन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, और इसका नाम है प्रेमस्तिष्क, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रेमस्तिष्क, ठीक है। दूसरा जो है इसका नाम, उसको कहते हैं राइनेनसेफेलॉन, और तीसरा होता है इसको बोलते हैं डायनेनसेफेलॉन, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेमस्तिष्क के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों प्रेमस्तिष्क के बारे में समझते हैं। तो इसको जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग माना गया है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वो है प्रेमस्तिष्क या सेरेब्रम, और यह मस्तिष्क का 2/3 भाग, हम कह सकते हैं 2/3 भाग कवर करता है, तिहाई भाग में बना हुआ होता है, ठीक है। फिर तीसरी बात आती है कि ये जो सेरेब्रम होता है ये 2 अर्धगोलों में विभाजित होता है, मतलब 2 हेमिस्फीयर्स में, यह 2 हेमिस्फीयर्स में विभाजित होता है, स्फीयर्स में विभाजित होता है, ठीक है। और जो हेमिस्फीयर है इसको क्या कहा जाता है, अर्धगोला या अर्धगोले, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए ये हमारा सेरेब्रम पार्ट है इसका मस्तिष्क का, उसमें ये 2 भागों में बट गया। एक हो गया राइट हेमिस्फीयर मतलब दायां अर्धगोला, और दूसरा हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर मतलब बायां अर्धगोला। और जो इनको अलग करती है, जो एक संयोजन पट्टी है, ये एक संयोजन पट्टी के द्वारा दोनों अर्धगोले जुड़े हुए होते हैं। इस संयोजन पट्टी को क्या कहा जाता है, हम कह सकते हैं दोनों अर्धगोलों को, दोनों हेमिस्फीयर्स को एक चौड़ी संयोजन पट्टी जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, कार्पस कैलोसम कहा जाता है, ठीक है ना। इस चौड़ी संयोजन पट्टी को क्या नाम दिया है, कार्पस कैलोसम। ये जैसे हम हार्ट की बात करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, मतलब हम दाएं हिस्से को और बाएं हिस्से को बात करें तो उसको कौन विभाजित करता था, एक पार्ट था सेप्टम। उसी प्रकार से यहाँ भी एक पार्ट है कॉर्पस कैलोसम जिसको कहा जाता है। और इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे, ये जो सेरेब्रम पार्ट होता है इसके अंदर 4 पालियां पाई जाती हैं, मतलब 4 लॉब्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेरेब्रम में 4 लोब्स पाए जाते हैं,
और कौन कौन से होते हैं वो, जैसे हमने कपाल में 8 हड्डियां पढ़ी थी और उनमें कौन कौन सी थी, फ्रंटल थी, उसके बाद में हमने ऑक्सीपिटल की बात की, पैराइटल की बात की, टेम्पोरल की बात की। उसी प्रकार इसमें भी 4 लॉब्स होते हैं। पहला होता है फ्रंटल, फ्रंटल लोब, फिर दूसरा होता है पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, फिर तीसरा होता है टेम्पोरल लोब, और चौथा होता है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब होते हैं, मतलब 4 प्रकार के लोब होते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। जिस प्रकार हमने कपाल की जो हड्डियां देखी थी उनके भी इसी प्रकार से नाम थे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। ठीक है ना, इस प्रकार 8 हड्डियां थी, यहाँ पर 4 लोब्स हैं। ठीक है ना, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। जब अपन इसकी सेरेब्रम के कार्यों की बात करेंगे, उसमें से सबसे पहला आता है संवेदन कार्य और दूसरा आता है प्रेरक कार्य। तो संवेदन कार्य किसके होते हैं, इन चारों लोब्स के संवेदन कार्य होते हैं। प्रेरक लोब्स की बात करेंगे तो जो दो हेमिस्फीयर्स हैं, राइट और लेफ्ट, इन दोनों के अलग अलग कार्य उनकी बात करेंगे। तो चलते हैं बात करते हैं प्रमस्तिष्क के कार्यों की। प्रमस्तिष्क के कार्य कौन कौन से होते हैं। मस्तिष्क के कार्य, प्रमस्तिष्क के कार्य। तो दोस्तों प्रमस्तिष्क के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला होता है संवेदन कार्य, संवेदन कार्य, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं प्रेरक कार्य, प्रेरक कार्य। संवेदन कार्य अर्थात जो संवेदनाओं से प्राप्त होता है, मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है, तो ब्रेन उन सिग्नल्स को किस पार्ट में ग्रहण करता है, वो होते हैं संवेदन कार्य। जैसे हमने कहा 4 लोब होते हैं, जिसमें पहला होता है फ्रंटल, दूसरा पैराइटल की बात की, पैराइटल, फिर तीसरा हमने टेम्पोरल की बात की, ठीक है, और चौथा हमने ऑक्सीपिटल की बात की। तो ये 4 लोब जो हैं, ठीक है ना, इन लोब का अलग अलग कार्य होता है, इन लोब्स का अलग अलग कार्य होता है। जो है पहला जो फ्रंटल है उसका होता है, उसका कार्य होता है क्रियात्मकता से संबंधित, क्रियात्मकता से संबंधित, मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज से संबंधित, क्रियात्मक विचारों से संबंधित कार्य सिग्नल को ग्रहण करता है, फ्रंटल ग्रहण करता है। पैराइटल की बात करते हैं तो ये स्किन से संबंधित आइडियाज को, स्किन से संबंधित सिग्नल्स को, जैसे मान लीजिए स्पर्श हो रहा है, जैसे हमने टेक्टाइल टेंगो की बात की थी, तो स्किन से संबंधित ताप का, दबाव का, ये सारे के सारे कौन ग्रहण करेगा, स्किन ग्रहण करेगी। फिर टेम्पोरल की बात करेंगे, जो टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल लोब, ये कौन से सिग्नल ग्रहण करता है, तो ये सुनने से संबंधित या श्रवण से संबंधित या सुनने से संबंधित, सुनने से संबंधित सिग्नल्स को ग्रहण करता है। ठीक है, और जो चौथा होता है ऑक्सीपिटल, ये कौन से सिग्नल्स को, देखने से संबंधित सिग्नल्स को, देखने से संबंधित सिग्नल्स को ग्रहण करता है। अब बात करते हैं दूसरा प्रेरक कार्य की। तो प्रेरक कार्य कौन से होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखें, हमने अभी पढ़ा था कि हमारे जो सेरेब्रम है उसके 2 भाग होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर होता है और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। मतलब एक तो होता है दायां अर्धगोला और दूसरा होता है बायां अर्धगोला। जो दायां अर्धगोला होता है, ठीक है ना, यह जो हमारा बायां पार्ट है, मान लीजिए हमारे सेरेब्रम का दायां अर्धगोला ये है, तो ये हमारी बॉडी के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। यह है बॉडी के बाएं भाग को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, मतलब जो बायां अर्धगोला है, वो हमारी बॉडी के दाएं भाग को, यह बॉडी के दाएं भाग को नियंत्रित करता है, दाएं भाग को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। फिर इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि जो राइट हेमिस्फीयर है, इसके अंदर कौन सी संवेदनाएं आती है, किन किन चीजों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आर्ट से संबंधित, कला से संबंधित, ठीक है, क्रिएटिविटी से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित, ठीक है, आर्ट से, क्रिएटिविटी से, और हम कह सकते हैं सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस से संबंधित। के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये होता है के लिए रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है ना।
मतलब बहुत सारे क्रियात्मकता से संबंधित विचार इसमें स्टोर होते हैं, वो राइट हेमिस्फीयर की बात करेंगे। और जब लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो तर्क शक्ति की बात जब भी आएगी, बुद्धिमत्ता की जब भी बात आएगी, इंटेलिजेंस की बात आएगी जब भी, बुद्धिमत्ता, ठीक है, और गणितीय संक्रियाओं की बात आएगी, गणितीय प्रक्रियाओं या संक्रियाओं की, ठीक है, प्लानिंग की जब भी बात आएगी, योजना बनाने की बात आएगी, तो इन सारी चीजों का स्टोरेज कहां होता है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है पार्ट, लेफ्ट हेमिस्फीयर के लिए हम कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बारे में एक और बात ध्यान रखेंगे राइट हेमिस्फीयर के बारे में, इसका जो कार्य होता है कि यह पार्ट, यह फीमेल्स में, महिलाओं में अधिक विकसित होता है, महिलाओं में अधिक विकसित होता है, ठीक है। और दोस्तों फीमेल्स में अधिक विकसित होता है, कैसे पता चलेगा कि फीमेल्स में, तो देखिए जो महिलाओं की सोचने की जो शक्ति होती है, मतलब आर्ट और क्रिएटिविटी के फील्ड में, क्रियात्मकता के क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए उनको कोई चीज लिखने के लिए दी जाए तो बड़ा सजा के उनको लिखती है, बोलने का तरीका उनका बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से महिलाओं में अधिक विकसित होता है। और उनके बारे में एक बात और है कि वह राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, मतलब इन दोनों कार्यों को एक साथ में कर सकती है, मतलब इन दोनों हेमिस्फीयर्स का यूज एक साथ में कर सकती है। लेकिन पुरुष जो मेल्स होते हैं वो केवल एक बार में एक ही, जैसे मान लीजिए तर्क शक्ति पढ़ रहे हैं तो तर्क शक्ति ही पढ़ेंगे, वो उनका दिमाग दूसरे आर्ट के क्षेत्र में नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो एक समय में एक ही काम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आज ये सेरेब्रम का इतना ही पोर्शन रखेंगे हम। नेक्स्ट इसके बाद में हम राइनसेफेलॉन की बात करेंगे, उसके बाद में डाइनसेफेलॉन की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातें हम करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।